नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में शुरू की थी कहानी पढ़नी, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। हमने उस वीडियो के अंदर लाख की चूड़ियों का अर्थ समझ लिया था कि लाख की चूड़ियाँ होती क्या हैं और कामता नाथ जी ने अपनी इस कहानी को नाम क्यों दिया है लाख की चूड़ियाँ। और हमने उस वीडियो के अंदर कामता नाथ जी का जीवन परिचय भी कर लिया था। आज हम इस वीडियो में कहानी पढ़ेंगे पूरी। उस वीडियो में हमने इस कहानी के अंदर आने वाले मुख्य शब्दों के अर्थ कर लिए थे। तो इस वीडियो की कहानी समझने के लिए आपको पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आप लेखक के बारे में जान सकें और इस कहानी में आने वाले मुख्य शब्दों के अर्थ समझ सकें और इस कहानी के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है लिखने का, उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी पढ़ना लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। अब यहाँ पर कहानी को समझाने के लिए लेखक ने स्वयं को माध्यम बनाया है, बच्चा बनाया है उसने। और जो लेखक है वो छुट्टियों में जब अपने मामा के गांव जाता था तो वहाँ पर उसकी जो मुलाकात भेंट हुई बदलू नाम के व्यक्ति से, जो कि मनिहार है और लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो उसी लाख की वो बदलू है जो लेखक को छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता। तो वो बहुत खुश हो जाता था और अपने साथ वो ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां लेकर घर वापस आता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। अब जो भी हमारे मामा के साइड से होता है, वहाँ पर हमें जो भी मिलता है अपनी मम्मी के मायके में, तो हम उन्हें मामा ही कहते हैं। तो परंतु जो लेखक है वो बदलू को क्या कहता था? चाचा, काका। तो क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे हैं जो उन्हें बदलू काका कहते थे। अब बदलू के घर की बात हो रही है कि वो कहाँ पे बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। पूरा दिन वो वहीं पर बैठ के काम करता, अपने घर के सामने उसकी जो जगह थी। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। अब लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए लाख को गरम भट्टी में मतलब डाल के पिघलाना पड़ता है। तो वहाँ पर गरम गरम भट्टी उसके पास पड़ी रहती थी, आग जलती रहती थी। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब वो उनसे क्या लाख को पिघलाता और उनसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियाँ जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। अब मुंगेरियों का अर्थ आपको समझा चुकी हूँ मैं कि लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए उनको उस मोटी लकड़ी के ऊपर गोल गोल आकार देने के लिए लाख को उसके ऊपर चढ़ाया जाता। गोल जो चूड़ी का आकार उसी पर लपेट के वो देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब लेखक जो है बदलू वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता और फिर उनके ऊपर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था। मच्छिया मतलब खाट, खाट पर बैठकर वो अपना ये काम करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का मतलब जिनको जो थोड़ा हुक्का पीते हैं गरम गरम उसके अंदर कुछ डालकर थोड़ा नशा आदि लगाएं आप, तो वो उसे पीता रहता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता।
वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। अब लेखक जब भी उसके पास जाता वो बड़ा खुश होता और लेखक को भी बड़ा अच्छा लगता था उसके पास बैठना और बातें करना। तो लेखक का जो दोपहर का समय होता था वो ज़्यादातर वहीं पर बीतता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। मतलब वो अपने कार्य को अपने हाथों से करता था। पूरा दिन वो अपने मतलब पूरा कार्य उसका कोई मशीनों से नहीं होता था, हाथों से ही लाख को पिघलाना, भट्टी में तपाना, फिर उसको चूड़ियों का आकार देना, फिर उसको बेलन के ऊपर उस मुंगेरी के ऊपर चढ़ाना, उसको उतारना, उसके ऊपर रंग करना। वो पूरा कार्य सारा दिन मेहनत से जो बदलू है वो करता था और फिर बड़ा खुश हो जाता था उन चूड़ियों को देखकर। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब पूर्वजों से उनका पेशा यही था कि वो चूड़ियाँ बनाते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब आसपास के गांव में भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियां हैं जो वो बिकती थीं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते। मतलब बदलू कैसे बेचता था चूड़ियों को? उसको अनाज देते थे लोग और उसके बदले में वो चूड़ियां देता था, पैसे नहीं लेता था। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब कब किसी लड़के का या लड़की का जब कोई शादी होती किसी के घर में तो वो अच्छे से पैसे लेता था, क्योंकि वो सुहाग की चूड़ियों की कीमत होती है जो वो अलग ही होती है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, तो फिर उसे मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए मतलब बहुत मुश्किल से उसे मनाना पड़ा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब शादी के समय पर उसको उस जोड़े को बनाने में लाख की जो वो चूड़ियाँ बनाता था, सुहाग की जो वो चूड़ियाँ बनाकर देता था, उसे इतने सारे उससे क्या उपहार मिलते थे, उसकी पत्नी को भी, उसके कपड़े भी, उसको पगड़ी भी और पैसे भी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थीं तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। अब कांच की चूड़ियां आने लगी जब, तो बदलू को बड़ा उसको देखकर चिढ़ मचती थी, कुड़ जाता था, मतलब गुस्सा आता था उसे अंदर ही अंदर देखकर। क्योंकि धीरे धीरे इन लाख की चूड़ियों की जगह ले ली कांच की चूड़ियों ने और उसकी रोजी रोटी है जो वो जो उसका कार्य है वो जो बंद होने को होने लगा धीरे धीरे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। क्योंकि लेखक शहर का रहने वाला था तो बदलो उससे खूब बातें करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आने का क्या अभिप्राय हुआ कि लाख की चूड़ियाँ जो होती हैं वो हैवी हो जाती हैं, हैवी थोड़ी भारी हो जाती हैं। तो वो व्यंग कर रहा है शहर के लोगों पर कि उनकी जो लेडीज़ होती हैं शहर की, उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं कि वो पहन ही नहीं सकती लाख की चूड़ियाँ। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता।
मतलब उसके गाय थी, गाय के जब दूध होता तो लेखक के लिए बदलू है जो वो मलाई भी रखता था, आम होते थे जब उसके घर में तो उसको आम भी देता था खाने को। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज ही वह मेरे लिए 2 गोलियां बना देता, 1-2 गोलियां लाख की बनाकर देता था। तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें, उनको कुछ मिल रहा है खेलने के लिए, तो इसलिए लेखक है जो वो खुश हो जाता था, इसलिए बदलू उसे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता, बहुधा मतलब बहुत बार, हर बार एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। अब लेखक है जो वो बड़ा हो गया, 8-10 वर्ष के बाद है जो वो अब अपने मामा के गांव गया है, वो सब कुछ भूल चुका है, उसे लाख की चूड़ियों का भी कुछ भी ध्यान नहीं था। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले ही हाथों में मतलब कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अब उसको कांच की चूड़ी जब टूटी, उसके मामा की, लेखक के मामा की लड़की के जब हाथ में लगी, तो उसे ध्यान आया कि ये कांच की चूड़ियां, तो पहले तो यहाँ पे लाख की चूड़ियां होती थी। उस समय उसे ध्यान आया बदलू का। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था, मतलब जैसे वो लेटा रहता था उसी तरह उसे अब भी मिला। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसके मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब वो बड़ा हो चुका था लेखक, तो बदलू को उसकी पहचान नहीं आई कि कौन है ये। उसने नमस्ते का जवाब तो दिया और उसे निहारता रहा, मतलब लगातार उसकी ओर देखता रहा, उसकी पहचान करने की कोशिश करता रहा कि ये कौन है। वो तो लेखक क्या कहता है, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना नाम बताया कि मैं जनार्दन हूँ जो आपके पास बचपन में आता था और लाख की गोलियां आपसे लेके जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। अब बदलू ने पहचान लिया उसे, उसे याद करने लगा, पहले सोचने लगा कि कौन है ये, फिर वो पहचान गया और उसे उसके लेखक के पुराने नाम से ही पुकारा जो उसे कहता था लला। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब लेखक को वो सामान देख रहा था कि वो जब लाख की चूड़ियां बनाता था, जो जो सामान उसके पास रहता था, भट्टी, मचिया, जिस मचिया के ऊपर वो बैठकर चूड़ियां बनाता था, वो सामान नजर नहीं आ रहा था। तो लेखक इधर उधर देखने लगा। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। अब उसने बताई असल बात कि जो मशीनी युग है वो आ चुका है। तो यहाँ पर लेखक ने ये संदेश दिया कि मशीनों के आने से जो कामगार थे, जो हाथों से कार्य करते थे, उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा,
और जो मशीन है, जो एक व्यक्ति जो धीरे धीरे सारे कार्य को करता था, वो मशीन कई कामगारों का काम है जो एक साथ कर देती है। तो बदलू ने अपनी व्यथा बताई कि अब कौन पूछता है मेरी चूड़ियों को, अब तो कांच की चूड़ियां ही पहनने लगे हैं सभी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, दमा मतलब बीमारी। लेखक को लगा कि उसकी बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। ढल चुका मतलब ढीला, बूढ़ा हो चुका था, उसको कमजोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसके मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब कि आते जाते सीजन की खांसी है मुझे। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब जब उसने भांप लिया बदलू ने कि लेखक को डर लग रहा है शायद कि मुझे दमा हो, तो वो कहता है मुझे दमा नहीं है, मुझे तो वैसे ही खांसी हो गई है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग से कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब कि कितने कामगारों का कार्य है जो अपने हाथ से करते थे वो बंद हो गया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब दोनों चुप थे, तो उस चुप को तोड़ने के लिए लेखक ने क्या कहा, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। उसने, लेखक चुप थे तो वो बात शुरू करना चाहता था कोई, तो उसी बात के कारण उसने आम के बारे में पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक उसने लहक कर उत्तर दिया, मतलब खुश होकर, लहक कर बड़ी खुशी से उत्तर दिया कि बहुत अच्छी फसल है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, रज्जो उसकी बेटी का नाम, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुझे आम खिलाना भूल गया। अब लेखक ने तो बात बदलने के लिए आम का जिक्र किया था, परंतु जो बदलू है उसे हमेशा आम खिलाता था, तो वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुमसे आम नहीं पूछे। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक कहता है मैंने तो बहुत आम खाए हैं इस साल, परंतु वो कहता है कि मैं तो अब आम तो खिलाऊंगा ही तुम्हें। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। अब उसे बचपन के वो दिन याद आ गए जब उसके लिए मलाई रखी जाती थी, तो उस मलाई को याद आते ही उसने उसकी गाय के बारे में पूछा। तो अब गाय के लिए बदलू क्या कहता है, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। क्योंकि अब बदलू का काम ही बंद हो चुका था, चूड़ियाँ ही बिकनी बंद हो गई थी लाख का उसका, तो वो कहता है कि मैं अब उसे खिला नहीं सकता था, गाय को पाल नहीं सकता था। मतलब कितनी बड़ी व्यथा है जो इस कहानी में जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मशीनी युग से जो इनको कितना नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी गाय तक उसे बेचनी पड़ी। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खाकर पाऊंगा, मैंने कहा। अब लेखक के लिए वो बहुत सारे आम लाई उसकी बेटी। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना। यहाँ पर शहरी लोगों पे एक और व्यंग क्या कसा है बदलू ने कि शहरी लोग हैं जो कम खाते हैं और गांव के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक ही समय पर। लेखक को बदलू कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने इससे 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। अब वो अपनी बेटी को कहता है चलो ठीक है रज्जो, तुम इसे 4-5 आम दो, सिंदूरी वाले आम मतलब कि लाल लाल आम जो मीठे मीठे हों। रज्जो ने 4-5 आम अंजुलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुलि मतलब ऐसे दोनों हाथों को जोड़कर जब हम अंजुलि बनाते हैं उसे कहा जाता है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक मतलब रुक गई, रज्जो के हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। उसने, रज्जू ने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई थी, लाख की, क्योंकि अभी तक जो लेखक है उसको ज़्यादातर कांच की चूड़ियां पहने हुए स्त्रियां मिली थी गांव में, परंतु बदलू की लड़की रज्जो ने, उसकी बेटी ने अभी भी
लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब वो कहता है उसने बताया, जब उसने देखा कि लेखक है जो सोच रहा है कि ये लाख की चूड़ियाँ हैं, तो वो बदलू उसे बताता है कि ज़मींदार की बेटी के लिए बनाया था, परंतु उन्होंने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, तो मैंने उनको चूड़ियाँ नहीं दी, क्योंकि शादी ब्याह में पहले ही जिक्र आया है कि वो अड़ जाता था, वैसे वो पैसे नहीं लेता था। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। अब यहाँ पर कहानी लेखक कितना जो है गहरा अर्थ कह रहे हैं कि अभी तक उसने हार नहीं मानी थी, अभी भी वो वहाँ पर था, खुश था, उसका काम बंद था, परंतु फिर भी उसकी हिम्मत है जो वो नहीं गई थी। उसने कांच की चूड़ियों के बारे में बुरा नहीं बोला, उसने यही कहा कि कांच की चूड़ियाँ जो सुंदर दिखती हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कांच की चूड़ियाँ जैसे बहुत नाजुक होती हैं, टूट जाती हैं, परंतु बदलू का जो व्यक्तित्व है वो टूटा नहीं था, वो ज्यों का त्यों था, उसके अंदर कोई भी बदलाव है जो नहीं आया था। इस प्रकार कामतानाथ जी ने एक बहुत बड़ा जो संदेश है इस कहानी में दिया है कि जो मशीनी युग आने से कैसे जो लोगों के धंधे हैं, जो छोटे छोटे जो उनके लघु उद्योग बंद हो गए और उनकी रोज़ी रोटी कैसे उनका खाना जो है उनके मेहनत से जो वो कमाते थे वो उसमें कमी आ गई, उनके पैसे जो उनकी कमाई थी उसमें। हालांकि बदलू कुछ कमाता नहीं था, वो तो अनाज ही लेता था चूड़ियों के बदले में। फिर भी तो यहाँ एक बहुत ही मार्मिक तरीके से कामतानाथ जी ने इस विषय को उठाया है और मशीनी युग के बारे में उन्होंने बताया है कि मशीनों के आने से जो इस तरह के जो कामगर थे उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा। धन्यवाद। आपको ये कहानी समझ आई होगी और आशा है कि आप ये वीडियो पूरी अंत तक देखेंगे। और अगर आप इसकी पहली वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप दोनों वीडियो पूरी देखें ताकि आपको कहानी है जो अच्छे से समझ में आ सके और बच्चे इससे एक प्रेरणा ले सकें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की जो वीडियो हैं वो मिलती रहे। धन्यवाद।